चलिए जी बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.16। अब ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सिस्टमैटिकली समझना है। और ये क्वेश्चन है, फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स कैरिंग अ करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on its axis at a distance x from the center is given by, ये रिलेशन दिया हुआ है और ये रिलेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ओके, अगर आप सर्कुलर करंट लूप के लिए अगर ये डेरिवेशन देखेंगे तो ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, मगर मैं थोड़ा बता देता हूं। अगर इस कॉइल के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर ये डिस्टेंस सेंटर से मान लीजिए हमारे पास है x और इसका जो रेडियस है वो है r, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है हम लोगों को, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन हमें ये मिलता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड मिलती है वो इन लोगों ने दी हुई है। और ये मैग्नीट्यूड है इसकी म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का पावर 3/2। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, बस हम लोगों ने सिंगल टर्न के लिए किया था। यहां पे हम लोग एन टर्न्स कॉइल की बात कर रहे हैं। अगर एन टर्न्स कॉइल होगी तो यहां पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये सिंगल टर्न कॉइल है तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है ये जो सामने लिखा है। अगर यही कॉइल एन टर्न्स की होगी तो हम लोग इसमें एन मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये डेरिवेशन तो हम लोग कर चुके हैं। ये डेरिवेशन करने के लिए भी नहीं बोल रहा है। अब इसमें ये पहले पार्ट में हमसे ये बोल रहा है, show that this reduces to the familiar result for field at the center of the coil। जो कॉइल के सेंटर में जो फील्ड मिलती है वो फील्ड हमारे को एक फेमिलियर फॉर्मूले के जैसा है। अब वो कौन सा है देखते हैं। अगर यही पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों को सेंटर पे मिलेगी उसके लिए हम लोगों को रखना पड़ेगा x की वैल्यू 0 फॉर P एट सेंटर। अगर P सेंटर पे तो x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 टाइम्स आर क्यूब। अब ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा। अगर हम लोग इसे कट कर दें तो हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर फॉर्मूला हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोग फॉर्मूला पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसने बोला भी है, शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट खत्म। इसके बाद दूसरा पार्ट है, कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल circular coils of equal radius r and number of turns n carrying equal currents in the same direction and separated by distance r। मतलब जितना रेडियस होगा उतना ही उनके बीच में सेपरेशन होगा। show that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r and is given by
B इज इक्वल टू 0.72 म्यू नॉट NI अपॉन R अप्रोक्सीमेटली। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी पूरा समझाता हूं, पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, सच एन अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस अ नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ स्मॉल रीजन इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो होती है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है वो एक ऐसी कॉइल है जिसके बीच में अगर इसका रेडियस r है तो इनके बीच में डिस्टेंस भी r होनी चाहिए, और इसके सेंटर के आसपास थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इस रीजन में हम लोगों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.72 म्यू नॉट NI अपॉन R के बराबर होगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ये अरेंजमेंट हेल्महोल्ट्ज कॉइल के नाम पे जाना जाता है। तो चलिए, जो उसने बोला है, जैसा उसने बोला है, उसके हिसाब से हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि दो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स है, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर दो कॉइल्स हैं, दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों के अंदर में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दोनों में करंट भी सेम क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है, और जिनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन रेडियस के बराबर है। तो मैं एक फिगर बनाता हूं, यहां पे ये मेरा पहला कॉइल और यहां पे मैं बना देता हूं दूसरा कॉइल। ये दोनों कॉइल की रेडियस बराबर है, ये दोनों कॉइल की रेडियस बराबर है। इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N, इसमें जो करंट जा रहा है उसमें भी वही करंट जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें करंट पास कर देता हूं से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने करंट पास कर दिया, तो मुझे उस कॉइल में भी सेम डायरेक्शन में करंट पास करना है। आप एक्सिस जरा गौर से बनाइए, ध्यान से देख करके बनाना है। यहां से बाहर निकल रही है तो यहां से ही बाहर निकलनी चाहिए, जो एक्सिस कॉमन एक्सिस दिखनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, ये करंट कुछ ऐसा जा रहा है, ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट से नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है। और यहां पे भी देखिए, फ्रंट पार्ट से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी बताई जा रही है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी बताई जा रही है, वो भी रेडियस के बराबर है। ये दोनों के बीच की दूरी रेडियस के बराबर है। अब हम लोगों को क्वेश्चन ये बोला गया है कि दोनों के सेंटर पे, यहां पे दोनों के सेंटर पे थोड़ा सा आगे पीछे भी चलेगा। दोनों के सेंटर पे देखिए लिखा है अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स, अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मगर ध्यान रहे ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये मिड पॉइंट में मान लेता हूं, सेंटर मान लेता हूं C, और ये जो दूरी है, थोड़ी सी दूरी, ये मान लेते पॉइंट P, और ये जो CP के बीच में दूरी है, ये CP के बीच में दूरी को हम लोग ले लेते हैं Y। C और P के बीच की जो दूरी है इसको हम ले लेते हैं Y। ये डिस्टेंस जो है y के बराबर है,
और ये ध्यान रहे कि y की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बहुत 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 ज्यादा छोटी है। y की जो वैल्यू है वो रेडियस से काफी छोटी है। ओके, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए, सेंटर से जो दूरी हो जाएगी, सेंटर से जो दूरी हो जाएगी इस कॉइल की, ये हो जाएगी r/2 के बराबर, और इस कॉइल की भी दूरी हो जाएगी r/2 के बराबर। ये रेडियस से थोड़ा सा मैंने बड़ा इसीलिए बनाया है ताकि हम क्वेश्चन को ध्यान से समझ सके, क्योंकि अगर मैं इतना ही डिस्टेंस बना दूंगा तो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने फिगर को थोड़ा सा दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया। बट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड ये रेडियस और ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर है। अच्छा जी, अब इसके सेंटर से जो P की दूरी होगी, इसके सेंटर से जो P की दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी r/2 प्लस y, और जबकि इस कॉइल की दूरी होगी r/2 माइनस y, क्योंकि सेंटर तक दूरी ये दोनों की y है और ये है, और दोनों की दूरी है r/2 और ये डिस्टेंस है y, तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी r/2 प्लस y और इसकी दूरी हो जाएगी r/2 माइनस y। ओके, अच्छा जी, अच्छा ये r/2 प्लस y और r/2 माइनस y एक्चुअल में जो है वो x के बराबर ही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों कॉइल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है, इसके कारण भी और इसके कारण भी। तो जो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के पास मिलेगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, इसीलिए हम लोगों को दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 से लेकर के 1 तक के हम लोगों को मिल रहा है। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी 2 से 1 तक के, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बीच में। तो अब मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट y। ध्यान रहे ये हम लोगों ने कंसीडर करके रखा है और ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन भी दिया हुआ है, क्योंकि उसने बोला है सेंटर से आसपास, नजदीक, सेंटर के बहुत नजदीक। और कितना नजदीक क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द डिस्टेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो r से बहुत छोटा है ऐसा बोला गया है। तो मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट a small distance from center, magnetic field at P is given by, मैग्नेटिक फील्ड एट P मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम 2 to 1, दूसरे कॉइल से पहले कॉइल की तरफ होगा। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, μ0I r² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x²। पहले वाले कॉइल के लिए जो x होगा वो होगा r/2 प्लस y, ये होगा r/2 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस r² का पावर 3/2, और दूसरी वाली कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी μ0I r² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r/2 माइनस y का स्क्वायर प्लस r² का पावर 3/2। ओके, चलिए जी, ये हमारे पास में इसका जो है मैग्नीट्यूड आ गया। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए μ0I r²n, यहां पे भी है, यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड
कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 ले लेते हैं कॉमन, और इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं। जब मैं ओपन करूंगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस दूसरा पार्ट भी मैं सॉल्व करता हूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा जी, अब हम लोगों ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि y की वैल्यू जो है वो r से बहुत छोटी है। जब y की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो y स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, और ऐसे नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। जब मैं उसको हटा देता हूं तो क्या मिलेगा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 टाइम्स आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, इसे तो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, और ये हो जाएगा आर वाई का पावर 3/2। और यहां पे क्या मिलेगा भाई, यहां पे मिलेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर 5 टाइम्स आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर इंटू वाई का पावर 3/2। चलिए जी, ये भी आ गया हमारा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में 5r स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेता हूं। क्यों, इसका भी रीजन है, मैं बताता हूं जैसे जैसे डेरिवेशन आगे चलता है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 टाइम्स 5/4 5r स्क्वायर बाई 4 5r स्क्वायर बाई 4 मैंने कॉमन ले लिया, मगर जब मैंने कॉमन ले लिया तो इसके ऊपर 3/2 का पावर था, तो 3/2 का पावर भी इसके साथ में आएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर कॉमन निकल चुका है, यहां से हमने आर स्क्वायर निकाला है, या आर यहां बचेगा 4y अपॉन 5r का पावर 3/2। देखिए मैंने कॉमन निकाला था 5, इसमें तो था नहीं तो डिवाइड कर देंगे। मैंने निकाला था 4 डिनोमिनेटर से, इसमें तो था नहीं तो मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। आर स्क्वायर बाहर निकाला तो इसमें आर स्क्वायर तो था नहीं तो मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो वो एक आर इस आर से कट जाएगा, तो मिलेगा हमें ये। सिमिलरली जब मैं यहां पे करता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है 1 अपॉन 1 माइनस 4y अपॉन 5r का पावर 3/2, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आप देखिए, जब ये पावर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2 5 का रूट 5, ये हो जाएगा 5√5 आर स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब आर क्यूब, 4 का रूट होता है 2, 2 क्यूब हो जाएगा 8, और यहां पे मिल जाएगा हम लोगों को 1 प्लस 4y अपॉन 5r का पावर -3/2, और यहां पे मिलेगा 1 माइनस 4y अपॉन 5r का पावर 3/2 माइनस में। अब हम लोगों ने
बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है एनी इंडेक्स वाली, और जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि हमारे पास में 1 प्लस एक्स का पावर n होता है तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर प्लस, इस तरीके से चलती रहती है सीरीज। यदि मैं हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दूं तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम केवल इतना लिखते हैं। और जिन बायोलॉजी वाले बच्चों को ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता, आप केवल इतना समझ लीजिए कि इस पावर को हम सामने ला करके रख देते हैं यहां पे, दैट्स इट। ये पावर सामने आ जाएगा तो ये टर्म मिलेगा। तो अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स एक्सक्लूडिंग द हायर टर्म्स, क्योंकि जैसे जैसे स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब आएगा, फिर पावर 4 आएगा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी तो हम स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर क्यूब और छोटी छोटी वैल्यू होती जाएगी, क्योंकि y पहले ही बहुत छोटा है तो y अपॉन r तो बहुत छोटा होगा, इसीलिए हमने हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगी, ये जाएगा 4 से 4 आ जाएगा ऊपर, 4 टाइम्स 4 अपॉन 5 रूट 5 आई एन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r, क्योंकि r स्क्वायर जब r क्यूब को काटेगा तो केवल बचेगा r, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 रूट 5 म्यू नॉट आई, म्यू नॉट 4 अपॉन 5 रूट 5 म्यू नॉट आई एन अपॉन 5 रूट 5 r। और यहां पे हम लोगों को मिलेगा, ये पावर में सामने ला करके रख दूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 टाइम्स 4y अपॉन 5r प्लस, जब ये पावर यहां आएगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3/2 4y अपॉन 5r। ओके, अब आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों टर्म्स कट जाएंगे और हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा b इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू नॉट आई एन अपॉन 5 रूट 5r, और 1 प्लस 1 इज दिस इज 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 5 म्यू नॉट आई एन अपॉन r। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 अपॉन 5 रूट 5, दिस विल कम्स आउट टू बी 0.72 म्यू नॉट आई एन अपॉन r। अब इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड में देखो कहीं पे भी y नहीं है, ये पूरे सीन में y एलिमिनेट हो चुका है, कहीं पे भी y नहीं है। इसका मतलब उस छोटे से रीजन में, सेंटर से थोड़ा सा आजू बाजू में छोटे से रीजन में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी रहेगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, which is independent of y, which is independent of y। ओके, तो ये इसका डेरिवेशन है और इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल हम लोगों को दो कॉइल्स के सेंटर के नजदीक बहुत छोटे से रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है इतना। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे।